हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुण बायो क्लासेस में। आज हम क्लास 12 से एक नया अध्याय मानव उत्सर्जन तंत्र या मानव का उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन लेकर हाजिर हुए हैं। पहले की वीडियो की तरह, पहले के लेसन की तरह ही आप इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लास 12 में इस अध्याय से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक यूनिट है, इस यूनिट में से 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से ये भी एक लेसन, इंपॉर्टेंट लेसन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आज के इस अध्याय में हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि प्राणी जो है किस किस प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यानी नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल जो है उसका उत्सर्जन करते हैं, शरीर से बाहर त्यागते हैं। उसके बाद में हम मानव उत्सर्जन तंत्र को विद डायग्राम अध्ययन करेंगे, विद चित्र अध्ययन करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग है, उन भागों का हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो अध्याय को शुरू करते हैं और आप अपने कॉपी पेन लेकर के तैयार हो रहिए। जब वीडियो को आप देखते हैं तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे लिखते चला करो। इसके साथ ही साथ आपको पीडीएफ में अध्याय के जो लिखे हुए पाठ जो है, पाठ की जो पाठ की फोटो है वो भी सेंड की जाती है, तो आप उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें या इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उसको आप नोट कर लिया करो अपने नोटबुक में। तो सबसे पहले हम इस पाठ की प्रस्तावना की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। देखिए, शरीर में होने वाली बहुत सी उपापचय क्रियाएं, शरीर में अनेक उपापचय क्रियाएं होती हैं और इन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता है, जो शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं और हानिकारक होते हैं। इसलिए इनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती, शरीर को इनसे बाहर निकाला जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। अतिरिक्त जल की बात हो रही है यहाँ पर, शरीर को जल आवश्यक होता है लेकिन अतिरिक्त जल की बात हो रही है। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि। CO2 एवं जल को क्रमशः श्वसन के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन क्रिया के द्वारा, जल को इनको हम मल मूत्र पसीने के द्वारा बाहर त्याग देते हैं। अतिरिक्त जल को मल मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन क्रिया के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकाल देते हैं। जबकि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ उपस्थित है, वो नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, जल मल मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र क्या है? अब शरीर को इन अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए, शरीर से इन अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग कार्य करते हैं। अर्थात वे अंग जो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, और उत्सर्जी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। उत्सर्जन तंत्र जो है उत्सर्जी अंगों से मिलकर के बनता है। प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप, प्रोटीन के उपापचय से, देखिए अधिकतर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो प्रोटीन के उपापचय से बनते हैं। प्रोटीन के टूटने से, अमीनो अम्लों के टूटने से, इनके द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों का निर्माण होता है। तो प्रोटीन उपापचय से निर्मित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को जटिल रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप, जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों या विभिन्न अंगों द्वारा, विभिन्न उत्सर्जी अंग, विशेष उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। विशेष उत्सर्जी अंग होते हैं, उनके द्वारा अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेफ्रॉन होते हैं, व्रत होते हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, मैल्टी की नलिकाएं होती हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती हैं।
तो इसी प्रकार से जीवों के अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को जो प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप बनते हैं उनको विशेष अंगों के द्वारा, उत्सर्जीय अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर के वे अंग जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और उत्सर्जी अंगों से मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण होता है। तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग आते हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वृक्क है, फिर मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है, ये सभी मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, ये सभी सहायक उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से जीव किस किस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अर्थात प्रोटीन के उपापचय से एमिनो अम्ल भी बनते हैं, अमोनिया भी बनती है, यूरिक अम्ल भी बनता है, यूरिया भी बनता है। तो कौन कौन से जीव अमीनो अम्लों, अमोनिया को, एमिनो अम्लों को, यूरिया को, यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर त्याग करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन। तो वे कौन कौन से पदार्थ हैं, उनके आधार पर जीवों को क्या कहते हैं नाइट्रोजनी पदार्थों के आधार पर। तो सबसे पहला अपना है कि विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं उपापचय के द्वारा विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थों का निर्माण करते हैं। सबसे पहला जो पदार्थ है वो है अमोनिया। सबसे पहला है अपना अमोनिया। अमोनिया देखिए, अमोनिया एक विषैली गैस है और जल में अत्यधिक घुलनशील है। अमोनिया विषैली गैस है और जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। यह प्रोटीनों व एमिनो अम्ल के अपघटन से उत्पन्न होती है। अमोनिया प्रोटीन और एमिनो अम्लों के अपघटन से उत्पन्न होती है जो शरीर के लिए अत्यंत घातक होती है, विषैली होती है, नुकसानदेह होती है, हानिकारक होती है। अत्यंत विषैली होने के कारण इसे जल्द से जल्द शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अत्यधिक विषैली होने के कारण से, अर्थात अगर ये जीव के शरीर में अधिक देर तक रुक जाती है तो जीव को इससे नुकसान होता है, जीव की मृत्यु हो सकती है। अतः यह अत्यधिक विषैली होती है। अत्यंत विषैली होने के कारण ही इसे शीघ्रता शरीर से बाहर निकाला जाता है। अतः वे प्राणी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस टॉपिक पे, अतः वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं या अमोनिया को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में त्यागते हैं, उन प्राणियों को अमोनोटेलिक कहा जाता है। अमोनोटेलिक, उन प्राणियों को अमोनोटेलिक कहते हैं। वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अर्थात ये जीव ऐसे होते हैं जो अमोनिया को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। अमोनिया को निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है क्योंकि यह अत्यधिक विषैली होती है और यह जल में अत्यधिक घुलनशील भी होती है। अतः इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे प्राणी जो जल में होते हैं, सामान्यतः जल में रहते हैं, वो प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अधिकांश जलीय जीव जो होते हैं, छोटे जीव होते हैं, बड़े जीव होते हैं, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अत्यधिक जलीय जीव जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और उन जीवों को जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया को अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, उनको अमोनोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जी, हिंदी में बोलेंगे अमोनिया उत्सर्जी और इंग्लिश में अमोनोटेलिक कहा जाता है। ये अमोनिया अत्यधिक जल में घुलनशील होती है, अत्यधिक विषैली होती है, अतः इसके लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है बाहर त्यागने के लिए। अतः अधिकांश जलीय प्राणी ही अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं वो आप नोट कीजिएगा। अमोनोटेलिक प्राणी कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ के सदस्य, जो संघ प्रोटोजोआ आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है और छोटी क्लास में पढ़ा है संघ प्रोटोजोआ, उसके सदस्य अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद में पोरीफेरा, पोरीफेरा के सदस्य संघ पोरीफेरा, जो फाइलम पोरीफेरा है उसके प्राणी करते हैं, जैसे हाइड्रा। एनेलिड्स भी जो है वो भी
अमोनिया उत्सर्जी होते हैं, जिसमें केंचुआ आता है। एनेलिड्स जलीय आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोडा जो प्राणी होते हैं जिसमें कीट पतंगे आते हैं, वो आर्थ्रोपोड प्राणी भी अमोनिया पोषण करते हैं, लेकिन जलीय आर्थ्रोपोड जो जलीय जल में होते हैं वो जलीय आर्थ्रोपोड्स अमोनिया का पोषण करते हैं। इसके अलावा मोलस्का के प्राणी भी करते हैं। एलवण जलीय मछलियां जो एलवण जल यानी कि मीठे पानी में, अर्थात जो मीठा पानी एलवण स्वच्छ जल के अंदर होती हैं, वो मछलियां भी अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। तो अधिकांश जलीय जीव जो है वो अधिकतर अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी होते हैं। अमोनिया उत्सर्जी प्राणियों को अमोनोटेलिक कहा जाता है। नाइट्रोजनी पदार्थों के अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थों के उत्सर्जन करने के आधार पर दूसरा जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो है यूरिया। नंबर 2 पे यूरिया। अधिकांश जीव यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। यूरिया ये भी जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील है और इसके उत्सर्जन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। दूसरा, यह कम विषैला होता है। अमोनिया से कम विषैला होने के कारण से इसे शरीर में कुछ देर तक रखा जा सकता है, संचित किया जा सकता है। यह शरीर के अंदर कुछ देर तक संचित रह सकता है, कम विषैला होता है। इसके उत्सर्जन के लिए भी, इसको बाहर निकालने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह जल, इसको भी बाहर निकालने जल की आवश्यकता होती है। यह कम विषैला होता है और जल में घुलनशील होता है। अधिकांश स्थलीय जंतु अमोनिया को यूरिया बदल लेते हैं। स्थलीय जंतु है, अमोनिया हानिकारक होती है, इसलिए अमोनिया को वो जल में बदल लेते हैं और अमोनिया को यूरिया में बदल लेते हैं और यूरिया को अधिक देर तक संचित कर सकते हैं। यूरिया को शरीर में अधिक समय तक रोका जा सकता है, संचित किया जा सकता है। यूरिया भी जल में घुलनशील है। यूरिया के उत्सर्जन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर नोट करने की बात है कि ऐसे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात यूरिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में त्यागते हैं, उन प्राणियों को यूरियोटेलिक कहा जाता है। यूरियोटेलिक कहा जाता है। वे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है, यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं, या हिंदी में कहें तो यूरिया उत्सर्जी प्राणी बोलते हैं। यूरियोटेलिक वे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं या यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं, उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से स्थलीय प्राणी हैं, कौन कौन से संघ के प्राणी हैं जो कि यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, अधिकांश स्तनधारी छोड़ करके रेगिस्तान में रहने वाले स्तनधारियों, अधिकांश स्तनधारी प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वो यूरियोटेलिक होते हैं। जैसे एनेलिड्स, कुछ एनेलिड्स भी होते हैं। एनेलिड्स अमोनिया का उत्सर्जन भी करते हैं, कुछ एनेलिड्स जो है वो यूरिया का उत्सर्जन भी करते हैं। उपास्थि मछलियां, कार्टिलेज फिश, कार्टिलेजेस जो फिश होती हैं, कॉन्ड्रियोप्थीज वर्ग की जो मछलियां होती हैं, कॉन्ड्रियोप्थीज वर्ग, पिसीज को 2 वर्गों में, उपवर्गों में बांट रखा है। महावर्ग है पिसीज, एक उसको 2 वर्गों में बांटा, कॉन्ड्रियोप्थीज और ऑस्टियोप्थीज। तो कॉन्ड्रियोप्थीज वर्ग की जो मछलियां हैं यानी उपास्थिल कार्टिलेज फिश है, वो यूरिया उत्सर्जी होती हैं। अस्थिल मछलियां भी यूरिया उत्सर्जी होती हैं, ऑस्टियोप्थीज वर्ग की। उभयचारी जंतु जैसे मेंढक होता है, एम्फीबियंस भी यूरिया उत्सर्जी होते हैं। इसके बाद में स्तनी जंतु जो होते हैं, स्तनधारी मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स प्राणी, अधिकांश मैमल प्राणी यूरिया उत्सर्जी होते हैं। मनुष्य, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, भैंस, हाथी, ये सभी यूरिया उत्सर्जी करते हैं, यूरिया उत्सर्जन करते हैं। यूरिया उत्सर्जी प्राणियों को यूरियोटेलिक कहा जाता है। ये था अपना दूसरा नंबर पे यूरिया। तीसरा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है जो कि उत्सर्जन किया जाता है अधिकांश रूप से, इसमें है
यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, यूरिक एसिड जो है इसका भी उत्सर्जन किया जाता है यूरिक एसिड का। तो ये यूरिक एसिड अमोनिया से कम विषैला यूरिया, यूरिया से कम विषैला यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इससे भी कम विषैला होता है यूरिया से भी, अतः इसे अधिक देर तक संचित किया जा सकता है। यूरिक अम्ल कम विषैला होता है और जल में अघुलनशील होता है। इसे रवों या दानों के रूप में त्यागा जाता है, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जल के साथ। जल की मात्रा बहुत कम होती है या ड्राई गोलियों के रूप में से त्यागा जाता है, सूखी गोलियों के रूप में, या फिर जल की मात्रा बहुत कम होती है। अघुलनशील होता है जल में, जल के अंदर भी ये दानों के रूप में, रवों के रूप में रहता है। बहुत कम मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है यूरिक एसिड को त्यागने के लिए। कम विषैला होने के कारण इसे अत्यधिक समय तक संचित किया जा सकता है। इसके उत्सर्जन में जल की आवश्यकता नहीं होती। देखिए बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, कम मात्रा में जल होता है। ऊंट एक रेगिस्तानी प्राणी है और यानी कि मरुस्थलीय प्राणी है ऊंट, तो इस कारण से मरुस्थल में रहने के कारण से ऊंट यूरिक अम्ल उत्सर्जी होता है, यूरिकोटेलिक होता है। तो ऊंट अपने मूत्र के साथ साथ जल की मात्रा भी त्यागता है। उसके मूत्र में यूरिक अम्ल जो है महीन दानों के रूप में उपस्थित होता है, तो कुछ मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसे प्राणी जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, ऐसे प्राणी जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरिकोटेलिक प्राणी कहा जाता है या यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरियोटेलिक ये वाला था, यूरिया में यूरियो था, यहाँ पर यूरिको है। यूरिकोटेलिक या यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं वे जो यूरिया को उत्सर्जी, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर त्यागते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। ये यूरियोटेलिक थे, ये क्या थे? यूरियो, इस प्रकार से यूरियोटेलिक, दोनों में अंतर है भाई। यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यहाँ पर को है, यहाँ पर यो है। यूरिकोटेलिक प्राणी होते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। उन्हें क्या क्या है ये? कीट, अधिकांश कीट, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आने वाले कीट प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। सरीसृप यानी कि जो रेप्टाइल्स हैं वो भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तथा मरुस्थलीय प्राणी, मरुस्थल में रहने वाले स्तनधारी जो प्राणी होते हैं या मरुस्थलीय स्तनधारी प्राणी है, वो भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार से मुख्य जो कैटेगरी है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ तीन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसका मुख्य रूप से अधिकतर प्राणी जो है वो उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा कुछ प्राणी एमिनो अम्लों का भी करते हैं, और भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका भी उत्सर्जन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों का उत्सर्जन ज्यादा किया जाता है। अमोनिया उत्सर्जी प्राणियों को अमोनोटेलिक, यूरिया उत्सर्जी प्राणियों को यूरियोटेलिक और यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणियों को यूरिकोटेलिक या यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है। अलग अलग के आपको उदाहरण दिए। अमोनिया अधिकांश जलीय जीव, अमोनिया में अधिकांश जलीय जीव जैसे कि प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा के सदस्य हाइड्रा, एनिलिड्स है, वो जलीय आर्थ्रोपोडा मोलस्का के प्राणी, अलवण जलीय मछलियां। यूरिक अम्ल जो है, यूरिया है, उसका उत्सर्जन एनिलिड्स करते हैं, उपास्थि कार्टिलेज फिश करती हैं जिनका कंकाल उपास्थि का बना होता है, अस्थिर मछलियां भी करती जिनका कंकाल अस्थि का बना होता है। एम्फीबियन जंतु भी, मेंढक जो होते हैं वो एम्फीबियन होते हैं, वो भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और अधिकांश स्तनधारी प्राणी जो है वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, खरगोश, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, भैंस, गाय, ये सभी। इसी बात में यूरिक अम्ल जो है यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करने वाले प्राणी को यूरिकोटेलिक कहते हैं। और इसका उदाहरण है कीट, सरीसृप और मुख्य रूप से
जो मरुस्थलीय स्तनधारी है, मरुस्थल में रहने वाले स्तनधारी, वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजनी पदार्थों के आधार पर 3 नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनका मुख्य रूप से प्राणी उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अपना जो मेन टॉपिक है उस पर मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले बात करें अपन, तो मानव के मुख्य उत्सर्जी जो अंग है वो है वृक्क, किडनी, जिनको जो कि यूरिया का निर्माण, यूरिया को शरीर से अलग, यूरिया निर्माण नहीं, यूरिया का निर्माण तो लीवर में, किडनी में किया जाता है, लीवर में, यकृत में किया जाता है, और उसको शरीर से रक्त से बाहर निकालने का, रक्त से अलग करने का कार्य किडनी करती है। तो वृक्क जो है वो मुख्य रूप से मानव के उत्सर्जी अंग है, वृक्क या किडनी। मानव के मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। इसके अलावा वृक्कों के अलावा जो अन्य सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर चित्र में आप ध्यान से देखिए, चलिएगा कि ये वृक्क है, दोनों तरफ जो सेम की आकृति के बने हुए, सेम के बीच की आकृति के बने हुए हैं, दोनों वृक्क है, ये किडनी है। और किडनी के अलावा जो बाहर अंगों को, मूत्र को बाहर निकालने के लिए और भी अंग है, मूत्रवाहिनी है, मूत्रमार्ग है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है। तो ये सभी सहायक उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं किडनी या वृक्क। किडनी या वृक्क कहां पाए जाते हैं, किस साइज के होते हैं? देखिए, मानव में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी यानी 2 वृक्क होते हैं। उदर गुहा के पृष्ठ भाग में अधर भाग हमारा ये आगे का होता है। देखिए, अधर और पृष्ठ के अंतर के लिए आपको बता दें कि वे प्राणी जब चलते हैं या वो झुकते हैं, अपने शरीर को लेकर झुके हुए होते हैं। अधिकांश प्राणी झुके हुए होते हैं, उनका शरीर इस प्रकार से ही होता है। लेकिन मानव सीधा खड़ा होता है, तो मानव अगर ऐसे झुके तो झुकने पर जो भाग आपका जमीन की तरफ होता है, धरती की तरफ होता है, वो अधर भाग होता है, और जो ऊपर की ओर होता है वो पृष्ठ भाग होता है। तो मानव में 2 जोड़ी वृक्क मनुष्य के उदर गुहा में पृष्ठ भाग में, पृष्ठ भाग पीछे वाले भाग में, कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। उदर गुहा हमारे नीचे का भाग है, चेस्ट से नीचे का भाग उदर गुहा का होता है, ऊपर वक्ष गुहा होती है जिसमें फेफड़े होते हैं, नीचे उदर गुहा होती है जिसमें इंटेस्टाइन मौजूद होती है। तो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, पिछले भाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पृष्ठ भाग में स्थित होते हैं। दाहिना वृक्क कुछ आगे स्थित होता है, दाहिना वृक्क बाएं वृक्क से कुछ आगे स्थित होता है। देखिए, हमने चित्र में भी, अगर आप ध्यान से चित्र को देखिएगा तो ये चित्र, ये जो वृक्क है थोड़ा सा ऊपर की ओर बना हुआ है, ये थोड़ा ऊपर है और नीचे है। इसका कारण है कि ये वृक्क जो है, ये अपना दायां हिस्सा, ये बायां हिस्सा, तो दाएं हिस्से की ओर का जो वृक्क है, वो दाहिना जो वृक्क है वो थोड़ा बाएं वृक्क से आगे स्थित होता है, इसलिए आप थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो दाहिना वृक्क जो है, बाएं वृक्क थोड़ा सा आगे, कुछ आगे की ओर स्थित होता है। दोनों वृक्क एक महीन पेरिटोनियम झिल्ली, पतली पेरिटोनियम झिल्ली होती है। इस पेरिटोनियम झिल्ली के वलनों के द्वारा, फोल्डिंग के द्वारा, पेरिटोनियम झिल्ली के वलनों के द्वारा उदर गुहा के पृष्ठ भाग में जुड़े हुए रहते हैं। उदर गुहा का पृष्ठ भाग होता है, उदर गुहा की जो पृष्ठ भित्ति होती है, उस पृष्ठ भित्ति के ऊपर दोनों ओर के वृक्क पेरिटोनियम झिल्ली के वलनों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, वहां पर वो स्थित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पेरिटोनियम झिल्ली, वृक्क जो है उदर के अंदर, उदर गुहा में पृष्ठ भाग से किस झिल्ली के द्वारा जुड़े होते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली के वलनों के द्वारा। वृक्क का निर्माण जो है वो कैसे होता है, कब होते? देखिए, 11वीं क्लास में आप पढ़ के आए थे, अपन अभी भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, जब आप भ्रूणीय अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तब। निषेचन के बाद ब्लास्टुला अवस्था बनती है, फिर गैस्टुला अवस्था आती है। पहले मोरुला होता है, फिर ब्लास्टुला होता है, फिर गैस्टुला होता है। गैस्टुला अवस्था के अंदर 3 जनन स्तर बनते हैं, जर्मिनल लेयर्स बनती हैं 3, जिसमें पहला स्तर होता है एक्टोड्रम, फिर मीजोड्रम, फिर एंडोड्रम। एक्टोड्रम, एंडोड्रम और बीच में होता है मीजोड्रम।
तो वृक्क का निर्माण घुर्णीय अवस्था की मीजोड्रम से होता है। जो मीजोड्रम लेयर होती है उस मीजोड्रम के द्वारा वृक्कों का निर्माण होता है। मानव के वृक्क मीजोड्रम के द्वारा बनते हैं तथा ये पश्च वृक्क या मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। पश्च वृक्क या मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क कहा जाता है। वृक्क जो है प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, मेटानेफ्रिडिया होते हैं, मीजोनेफ्रिडिया होते हैं। इसी प्रकार से ये मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क होते हैं, पश्च वृक्क होते हैं। मानव के वृक्क गहरे लाल रंग के होते हैं। गहरे लाल रंग के होते हैं। अपन ने यहाँ पर काले रंग से बना रखे हैं, कोई बात नहीं, डायग्राम तो किसी भी रंग से बना सकते हैं। मुख्य रूप से ये शरीर के अंदर लाल रंग के होते हैं और सेम के बीज की आकृति किडनी बीन, सेम के बीज को किडनी बीन इसीलिए बोला जाता है, यानी कि सेम का बीज किडनी के समान होता है, किडनी सेम के समान होती, बात एक ही है। तो सेम के बीज के समान इनकी आकृति होती है, लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा, कितना 10 से 11 सेंटीमीटर लंबाई जो होती है वृक्क की, यानी कि ये जो किडनी की लंबाई होती है इस प्रकार से ये 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ये लेंथ है, ये विड्थ है इसकी, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और चौड़ा जो है 5-6 सेंटीमीटर है। इसके बाद में 2.5 से 2.5 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। इसकी जो मोटाई है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। तो लंबाई चौड़ाई अगर बात करें तो औसतन रूप से जो स्वस्थ या व्यस्त मनुष्य के जो वृक्क है उनकी लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर के करीब होती है। वजन कितना होता है? 120 से 170 ग्राम होता है। लगभग 120 से 170 ग्राम वजन होता है। वृक्कों का जो एक वृक्क का वजन है वो 120 से 170 ग्राम वृक्क होता है। वृक्क का बाहरी, अब संरचना की बात हम कर रहे हैं तो ध्यान से देखते चलिएगा। वृक्क की बाहरी लेयर, आउटर जो लेयर है ये है। आउटर लेयर जो बाहर की लेयर है ऐसे उठी हुई है बाहर की ओर। बाहर की जो लेयर है वो किस आकृति में? उत्तल आकृति में है। तो वृक्क का जो बाहरी एरिया है, बाहरी लेयर है, बाहरी परत है या बाहरी तल है वो उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। और आंतरिक जो परत है, आंतरिक तल है वो कॉनकेव होता है, अवतल होता है, वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। आंतरिक जो तल है वो अवतल है और बाहरी लेयर क्या है? उत्तल है। आंतरिक लेयर अवतल जो होती है, अवतल सतह की ओर गड्ढे जैसी रचना पाई जाती है। अवतल सतह की ओर एक गड्ढे के समान रचना पाई जाती है। वो रचना यहाँ पर है, ये जो गड्ढा है पूरा, ये गड्ढा, ये हमने लिखा नहीं। अगर आप लिखना चाहें तो इस गड्ढे को क्या कहते हैं? हाइलम कहा जाता है या इसकी नाभि कहते हैं। हाइलम या नाभि कहा जाता है। वृक्क नाभि, वृक्क नाभि या हाइलम इसको बोला जाता है। तो वृक्क की अवतल कॉनकेव जो इसका तल होता है, उस अवतल सतह की ओर, अवतल तल की ओर एक गड्ढा पाया जाता है, एक गड्ढे समान रचना पाई जाती है जिसे वृक्क नाभि या हाइलम कहते हैं। हाइलम से वृक्क धमनी, ये वृक्क धमनी है। हाइलम से वृक्क धमनी और हाइलम वाले भाग से वृक्क धमनी, तंत्रिका, रज्जु, तंत्रिकाएं जो है नर्व है, सॉरी, हाइलम से वृक्क धमनी और तंत्रिकाएं वृक्क में प्रवेश करती हैं। हाइलम नाभि वाले भाग से इस भाग में छिद्र होता है। इस छिद्र से यानी नाभिका में वृक्क धमनी और तंत्रिका नर्व जो है वो प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा, मूत्रवाहिनी, लसिका वाहिनी ये सब बाहर निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, नाभि वाले भाग में वृक्क धमनी और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं तथा इसी भाग से वृक्क शिरा, लसिका वाहिनी और मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। मूत्र वाहिनी जो है वो इसी भाग से बाहर निकलती है। मूत्र वाहिनी आगे चलकर के नीचे की ओर बढ़ती हुई मूत्राशय में जाकर के खुलती है। तो वृक्क नाभि या हाइलम में मूत्रवाहिनी,
वृक्क शिरा और लसिका वाहिनी बाहर निकलती तथा इसी भाग से वृक्क धमनी और तंत्रिकाएं वृक्क में प्रवेश करती हैं। प्रत्येक वृक्क में, दोनों वृक्कों में यही स्थिति होती है। वृक्क के ऊपरी भाग पर देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, वृक्क के ऊपरी भाग पर ये लाल रंग की संरचना बनी हुई है। वृक्क के ऊपरी भाग पर, वृक्क के ऊपरी भाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है। ऊपर यानी अधि और वृक्क के ऊपर अधि, तो वृक्क के ऊपर पाई जाती इसलिए संरचना को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है ये अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि वृक्क के ऊपर टोपीनुमा संरचना बनाती है, वो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। ये बात की बात है, बाद में अंतःस्रावी तंत्र हम पाठ पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा। तो दो प्रकार के हार्मोन एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। दूसरा टॉपिक अपना आता है वृक्क, जो है किडनी। मुख्य भाग था, अपन ने किडनी की केवल बाह्य संरचना का अध्ययन किया है, आंतरिक संरचना का अध्ययन भी करेंगे हम। तो यहाँ पर आंतरिक संरचना का कुछ भाग दिखाई दे रहा है, उसके बारे में अपन बता दें पहले। तो वृक्क की आंतरिक संरचना के अंदर अगर देखा जाए तो वृक्क के अनुदैर्ध्य काट में दो भाग होते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है। बाहर का जो भाग होता है, जो कि ज्यादा गहरा होता है, सघन होता है, उसे वल्कुट या कोर्टेक्स कहते हैं। बाहर का भाग क्या है? वल्कुट या कोर्टेक्स है, तथा इसका अंदर का जो भाग होता है उसे मध्यांश या मेडुला कहते हैं। मध्यांश या मेडुला कहा जाता है। भीतर का भाग मध्यांश मेडुला और बाहर का भाग वल्कुट कहा जाता है। कोर्टेक्स होता है बाह्य भाग। अब मूत्रवाहिनी की बात करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो उत्सर्जी अंग है, सहायक उत्सर्जी अंग के रूप में, वो है मूत्रवाहिनियां। दो होती है, यूरेटर्स, मूत्रवाहिनियां। कहां से निकलेगी? नाभि से। हमने अभी पढ़ा, नाभि से निकलती है मूत्रवाहिनी। तो दोनों, प्रत्येक वृक्क की नाभि से मोटी व पेशीय भित्ति की बनी, पेशी युक्त भित्ति की बनी लंबी संकरी नलिका निकलती है। लंबी संकरी नलिका निकलती से मूत्रवाहिनी कहा जाता है। मूत्रवाहिनी का ऊपरी सिरा जो किडनी के अंदर धसा रहता है, कीप नुमा होता है, फनल नुमा होता है, कीप के समान होता है। कीप में जो फनल होता है उसके समान होता है, फनल के रूप में। इस फनल नुमा संरचना को, कीपाकार संरचना को पेल्विस कहा जाता है। ये लिखा हुआ है पेल्विस या वृक्क श्रोणी कहते हैं इसे। वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहा जाता है। पेल्विस का जो भाग है कीपानुमा होता है, मूत्रवाहिनी का कीपाकार भाग पेल्विस कहा जाता है। इस पेल्विस में आकर के मूत्र आता रहता है और मूत्रवाहिनी के द्वारा कर्माकुंचन गतियां, मूत्रवाहिनी में कर्माकुंचन गतियां होती हैं, जिस कारण से मूत्र आगे की ओर खिसकता रहता है और मूत्राशय में पहुंचता रहता है। तो इस वृक्क में स्थित, इसका मूत्रवाहिनी का वृक्क में स्थित प्रारंभिक चौड़ा भाग कीप के समान होता है, जिसे पेल्विस कहा जाता है या वृक्क श्रोणी कहा जाता है। यहां से प्रारंभ होकर मूत्रवाहिनी नीचे की ओर जाकर मूत्राशय में खुलती है। जो यूरिनरी ब्लैडर है मूत्राशय, उसमें आकर खुलती है। मूत्रवाहिनी की भित्ति मोटी और पेशीय होती है। मूत्रवाहिनी की भित्ति मोटी होती है, पेशीय होती है और कर्माकुंचन गतियां इसके अंदर चलती रहती हैं। ये पेशियां वाहिनी को, ये पेशियां यानी कि वाहिनी में मूत्र को, ये पेशियां वाहिनी में मूत्र को आगे बढ़ाने के लिए कर्माकुंचन तरंगे उत्पन्न करती हैं। कर्माकुंचन तरंगे बनती हैं, इस कारण से मूत्र जो है आगे बढ़ता हुआ मूत्राशय में पहुंच जाता है। अगला भाग है तीसरा, ब्लेडर्स के बाद में यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। क्या है देखिए, मूत्राशय जो कि चौड़ा भाग होता है, थैलेनुमा भाग होता है,
और लचीला भाग होता है, यानी कि मूत्र के आने पर यह फैल जाता है, मूत्र के निकालने पर सिकुड़ जाता है, ऐसा भाग होता है। यह थैले के समान एक पेशीय संरचना है, ये भी पेशी से बना हुआ है, जिसे मूत्र का स्थायी रूप से संग्रहित या संचयन किया जाता है। मूत्र का स्थायी रूप से इसमें संग्रह कर सकते हैं, संचयन हो जाता है। इसमें 3 स्तर होते हैं, अर्थात मूत्राशय की जो भित्ति है, इस भित्ति की अनुप्रस्थ काट अगर देखी जाए, जैसे ये भित्ति है, इसको हम ऐसे काटे, अनुप्रस्थ काट काटी जाए तो इसमें 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर इसकी भित्ति में होते हैं। वो 3 स्तर सबसे बाहर की ओर का स्तर होता है, सबसे बाहर होता है बाह्य स्तर, पेरिटोनियम स्तर कहा जाता है। पेरिटोनियम का सिरोसा स्तर होता है, सबसे बाहर क्या होता है, सिरोसा, सिरोसा स्तर बोलते हैं। सबसे बाहर की ओर सिरोसा स्तर होता है। जो मध्य का स्तर होता है, बीच का स्तर होता है, वो एरेखित पेशी स्तर होता है। एरेखित पेशियों से बना हुआ स्तर होता है, या उसे बोलते यही है एरेखित पेशी स्तर या पेशी स्तर। एरेखित पेशी स्तर होता है बीच वाला स्तर। और सबसे अंदर का जो आंतरिक भाग होता है वो श्लेष्मिक स्तर होता है, इसे श्लेष्मिक स्तर कहते हैं, श्लेष्मिक स्तर। तो इस प्रकार से मूत्राशय की भित्ति के अनुप्रस्थ काट में 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर की ओर का स्तर पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जो सिरोसा स्तर होता है, उसके बाद दूसरा एरेखित पेशी स्तर होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स का स्तर होता है, और तीसरा स्तर श्लेष्मिक स्तर होता है। इन 3 स्तरों से मिलकर के बनी होती मूत्राशय की भित्ति। मूत्राशय शंकु रूपी होता है, मतलब कि ऊपर चौड़ा है कि नीचे संकरा होता जा रहा है, शंकु के समान, कोन के समान शंकु रूपी होता है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग संकरा होता जाता है। ऊपरी भाग तो चौड़ा है, निचला भाग कैसा हो रहा है, संकरा होते जा रहा है। निचला भाग आगे चल करके मूत्रमार्ग का निर्माण करता है, मूत्रमार्ग में खुलता है। संकरा भाग एक छिद्र द्वारा मूत्र जनन मार्ग यूरेथ्रा में खुलता है। इस छिद्र में रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी की अवरोधनी पाई जाती है, जो कि मूत्राशय को कस करके बंद रखती है। ऐच्छिक पेशी की अवरोधनी या स्पिनेक्टर पाया जाता है, जो कि इसको बंद रखती है। मूत्राशय नर में मलाशय के ठीक आगे, नर के अंदर मूत्राशय कहाँ होता है, मलाशय के ठीक आगे होता है। रेक्टम जो भाग होता है, इंटेस्टाइन का लगभग अंतिम भाग होता है मलाशय रेक्टम, उसके आगे स्थित होता है। जबकि महिलाओं में, स्त्रियों में मूत्राशय योनि या वेजाइना के जस्ट ऊपर स्थित होता है। नर के अंदर मूत्राशय मलाशय के आगे होता है, मलाशय के आगे, जबकि स्त्रियों में यह वेजाइना या योनि के ऊपर, ठीक ऊपर स्थित होता है। मूत्राशय में लगभग 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र का संग्रह किया जा सकता है। 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र का संग्रह किया जा सकता है। ये था मूत्राशय। इसके बाद में जो इसका चौथा, यानी कि सहायक अंगों में देखा जाए, उत्सर्जन के सहायक अंगों में तीसरा भाग और मुख्य उत्सर्जन अंगों में चौथा भाग क्या है, मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा। चौथा भाग है यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा। मूत्राशय आगे चल करके मूत्रमार्ग का निर्माण करता है। मूत्राशय की जो गिरवा होती है, नीचे की जो पतली गर्दन होती है, इस गिरवा से एक पतली नलिका निकलती है, जो मूत्रमार्ग, जिसे मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। मूत्रमार्ग द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। मूत्रमार्ग के द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस मूत्र मार्ग पर भी अवरोधनी पाई जाती है, अवरोधनी पेशी पाई जाती है, जो सामान्यतः मूत्र मार्ग को कसकर बंद रखती है। स्पिनेक्टर्स पाए जाते हैं, पेशी पाई जाती है, अवरोधनी पेशी पाई जाती है, जो मूत्र मार्ग को कसकर बंद रखने का कार्य करती है। मूत्र त्याग के समय अवरोधनी शिथिल हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। जो मूत्र मार्ग का समय होता है, उस समय अवरोधनी, मूत्र त्याग का समय होता है, जो मूत्र शरीर से बाहर त्यागा जाता है, उस समय अवरोधनी ढीली पड़ जाती है, शिथिल हो जाती है और मूत्र मार्ग खुल जाता है, जिससे मूत्र आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। पुरुषों में मूत्र मार्ग लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है
जो कि सीसन से होकर के यानी पेनिस जो भाग है, पेनिस भाग है सीसन से होकर के गुजरता है। पुरुषों में मूत्र मार्ग 15 सेंटीमीटर लंबा और पेनिस से होकर गुजरता है, सीसन से होकर गुजरता है। इसमें इसी मूत्र मार्ग के द्वारा पुरुषों के अंदर, नर के अंदर इसी मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र और वीर्य दोनों का त्याग किया जाता है, दोनों को बाहर निकाला जाता है। मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को भी और वीर्य को दोनों को ही शरीर से बाहर निकाला जाता है। स्त्रियों में मूत्र मार्ग लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है और इससे केवल मूत्र ही त्यागा जाता है। स्त्रियों में मूत्र मार्ग केवल 4 सेंटीमीटर का होता है और इससे केवल मूत्र ही त्यागा जाता है, जबकि पुरुषों में इससे मूत्र भी त्यागा जाता है और जनन कोशिकाएं अर्थात वीर्य स्पर्म को भी इसी के द्वारा, सीसन के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर त्यागा जाता है। नर में मूत्र मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। अब नर का जो मूत्र मार्ग है उसको 3 भागों में बांट रखा है। पहला भाग प्रोस्टेट भाग, प्रोस्टेट भाग। नर के मूत्र मार्ग जहां से मूत्राशय के भाग शुरू होता है उस मूत्र मार्ग के पास में दोनों ओर प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथियां शुक्राणुओं को तरल माध्यम प्रदान करती हैं, प्रोस्टेट स्राव देती हैं और इस स्राव से शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं तथा प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव से शुक्राणुओं को पोषण पदार्थ प्राप्त होता है। तो मूत्र मार्ग का वो भाग जो प्रोस्टेट ग्रंथियों के बीच से होकर गुजरता है उसे प्रोस्टेट भाग या यूरिथ्रल भाग भी कहते हैं। मूत्र मार्ग का वह भाग जो प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच में से होकर गुजरता है उसे प्रोस्टेट भाग या यूरिथ्रल भाग कहते हैं। इस भाग में दोनों शुक्रवाहिनियां भी खुलती हैं। वर्षण से नर के अंदर जो वर्षण मिलते हैं उनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। वर्षण टेस्टिस शुक्राणु निर्माण होता है। वर्षण दोनों ओर के वर्षणों से एक एक शुक्रवाहिनी निकलती है और ये शुक्रवाहिनी आकर के मूत्र मार्ग में प्रोस्टेट वाले भाग में ही आकर खुलती है। तो प्रोस्टेट वाला भाग जो है सीसन का वो भाग होता है, मूत्र मार्ग का वो भाग होता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच में से होकर गुजरता है, मध्य से होकर गुजरता है। इसी भाग में शुक्रवाहिनियां आकर के खुलती हैं। दूसरा भाग इसका होता है झिल्ली नुमा भाग या मेम्ब्रेनस पार्ट। झिल्ली नुमा भाग ये छोटा सा भाग होता है जो कि प्रोस्टेट भाग और सीसन के बीच का भाग होता है। प्रोस्टेट भाग और सीसन यानी पेनिस के बीच का भाग होता है, इसे झिल्ली नुमा भाग कहा जाता है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि एवं सीसन के मध्य का छोटा सा भाग होता है, झिल्ली नुमा भाग। और तीसरा भाग जो है इसका सीसनी भाग होता है। तीसरा है सीसनी भाग, थर्ड सीसन वाला भाग, सीसनी भाग या पेनियल पार्ट। पेनियल पार्ट जो है वो तीसरा भाग है। यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा मार्ग है। यह 15 सेंटीमीटर, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा मार्ग होता है। और जो सीसन के कार्पस स्पंजियोसम, सीसन के अंदर कार्पस स्पंजियोसम जो भाग है उसमें से होकर के यह निकलता है, गुजरता है। कार्पस स्पंजियोसम से निकल करके मूत्र मार्ग सीसन मुंड, जो सीसन का अगला फूला हुआ भाग होता है, स्पंजी भाग होता है, उस स्पंजी भाग को सीसन मुंड कहते हैं। सीसन मुंड के शीर्ष पर बाह्य मूत्र छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। सीसन के ऊपर से सीसन का आखिरी भाग सीसन मुंड कहलाता है, फूला हुआ भाग। उसके आखिरी भाग पर स्थित बाह्य मूत्र जनन छिद्र पर जाकर के खुलता है। कार्पस स्पंजियोसम भाग जो है सीसन का क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा एक बार। तो अपन से पहले पर देख लीजिएगा कि मूत्र मानव की पुरुषजन तंत्र के जो 3 भाग जो है वो सबसे पहले किडनी है, फिर मूत्रवाहिनी है, फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। तो यहाँ पर अपने को अब एक बार सीसन के कार्पस स्पंजियोसम भाग को देखते हैं। देखिए ये सीसन की अनुप्रस्थ काट यानी कि लंबा सीसन है, उसकी अनुप्रस्थ काट प्रकार से इसे अनुप्रस्थ काट हमने काटा और अनुप्रस्थ काट के अंदर से देखा जाता है तो उसमें 3 डोरियां दिखाई देती हैं जो कि अनुदैर्ध्य फैली हुई होती है। ये 3 डोरियां जो होती हैं, 2 डोरियां ऊपर होती हैं, 2 डोरियां पहले ऊपर होती है इस प्रकार से और 1 डोरी नीचे होती है। ये पूरा का पूरा भाग जो है होता है ये वाहिनी रुधिर वाहिनियां होती हैं, रुधिर की नलिकाएं होती है बहुत सारी, उनसे बना हुआ होता है। तो इसी जो 3 डोरियां होती हैं, ऊपर जो 2 डोरियां होती हैं ये कहलाती है कार्पस कैवर्नोसा। कार्पस कैवर्नोसा कहलाती है।
ऊपर की जो दो डोरियां होती है वो होती है कार्पस कैवर्नोसा। कार्पस कैवर्नोसा, ऊपर की दो डोरियां कार्पस कैवर्नोसा। कार्पस कैवर्नोसा की जो दो डोरियां हैं वो शिशन मुंड तक नहीं आती, शिशन मुंड से पहले खत्म हो जाती है। इसके बाद का जो भाग होता है वो होता है कार्पस स्पंजियोसम। इसे कहते हैं कार्पस स्पंजियोसम। कार्पस स्पंजियोसम। तो शिशन का जो अगला भाग शिशन मुंड है वो कार्पस स्पंजियोसम का बना हुआ है। इसी कार्पस स्पंजियोसम के अंदर क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है, या यूं कहें अपन मूत्रजनन छिद्र होता है। मूत्र छिद्र या मूत्र के लिए जो बाह्य मूत्र छिद्र है या बाह्य मूत्र छिद्र जो है वो इसी भाग में स्थित होता है, कार्पस स्पंजियोसम में। शिशन के अनुप्रस्थ काट में 3 अनुलंब डोरियां होती हैं। इन 3 अनुलंब डोरियों में 2 ऊपर की डोरियां होती है, कार्पस कैवर्नोसा कहलाती है, और नीचे की जो डोरी है वो कार्पस स्पंजियोसम कहलाती है। कार्पस स्पंजियोसम भाग में ही मूत्र मार्ग स्थित होता है। तो इस प्रकार से यही मूत्र मार्ग बाहर मूत्र छिद्र के रूप में शरीर से बाहर खुलता है, जिससे मूत्र को बाहर त्यागे जाते हैं। इस प्रकार से हमने मानव की उष्णन तंत्र के जो मुख्य भाग 4 है उनका अपन ने अध्ययन किया। सबसे पहला भाग किडनी के बारे में अपन ने पढ़ा, और किडनी की स्थिति क्या है, कहाँ पाई जाती है, उसका आकार, लंबाई, चौड़ाई और वजन कितना है, इसके कौन कौन से भाग हैं, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने मूत्रवाहिनी, ब्लेडर्स, उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर या मूत्राशय, और फिर मूत्र मार्ग का अध्ययन किया। इस प्रकार से मानव का उत्सर्जन तंत्र की जो संरचना है, बाह्य संरचना है, उसका अध्ययन पूरा होता है। अगली क्लास में हम फिर से हाजिर होंगे अपन और एक नए टॉपिक के साथ, किडनी की आंतरिक संरचना या उसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, औतिकी, इंटरनल यानी कि आंतरिक, और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, मानव की जो किडनी है उसकी हिस्टोलॉजिकल औतिकी संरचना क्या है, कौन कौन से भाग उसके आंतरिक भाग में पाए जा रहे हैं, और किस प्रकार से नेफ्रॉन की संरचना है, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की संरचना क्या है, नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग हैं, इसका अध्ययन करेंगे हम अगली क्लास में। जो आपको पढ़ाया गया है इसको आप ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए, लिखने का प्रयास कीजिए और नोट्स बनाते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आपके पास में कोई नई वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जो भी आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू।